एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। पोर्शा 718 केमैन ट्विंस अब बाज़ार में आ चुकी हैं। ये है कार का ज़्यादा महंगा GT4 मॉडल। इसकी कीमत है 1,88,00,000 रुपये। थोड़ा सस्ता है कार का स्पाइडर मॉडल। लेकिन आज के शो में हम बात कर रहे हैं दो नई मोटरसाइकिल्स की, जिनमें से पहली है नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। बाइक की बिल्कुल नई जनरेशन इसी हफ्ते बाज़ार में लॉन्च हुई है और मैंने की इसकी सवारी। बाज़ार में जब भी रॉयल एनफील्ड की कोई नई बाइक आती है तो उसकी हमेशा काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन ये नई बाइक कुछ खास है क्योंकि ये काफ़ी समय से कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक रही है। क्लासिक 350 ये बिल्कुल नई जनरेशन बाइक की अब बाज़ार में आ गई है। काफ़ी कुछ बदला है। चलिए आपको बताते हैं क्या है नया, क्या है बेहतर और क्या बेहतर हो सकता था। क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल रही है। पिछले 10 सालों में कंपनी की कुल बिक्री में 3/4 हिस्सेदारी इसी की है। अब 2021 में तकनीक हो, परफॉर्मेंस हो या इसके चलने का अंदाज, बाइक हर तरह से बदल गई है। यह जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नई क्लासिक 350 का सबसे महंगा वेरिएंट है। डुअल चैनल ABS है और इस कलर को क्रोम रेड कहा गया है। तो जो क्रोम वाले वेरिएंट से ज़्यादा महंगे हैं डुअल चैनल के साथ, इसको क्रोम रेड कहते हैं। कुल मिलाकर 11 ऑप्शन हैं चूज़ करने के लिए बाइक पे। सिंगल चैनल, डुअल चैनल या क्रोम के बिना, उसमें रेडिश भी है या सिग्नल्स भी है जो आप पहले कलर्स देख चुके हैं बाइक पे, और कुछ कलर्स नए भी हैं। तो काफ़ी कुछ है चुनने के लिए लुक्स के मामले में बाइक के साथ। तो टैंक पे तो आपने देख ही लिया है, क्रोम और रेड का कॉम्बिनेशन है। बीच में एक ये मेटल स्ट्राइप है जिसके लिए कंपनी हमेशा से जानी जाती है। साथ में कई जगह काले रंग का इस्तेमाल भी है, स्पेशली साइड कवर्स पे, और पीछे भी आपको क्रोम मिलेगा। अब नज़र डालते हैं नए इंस्ट्रूमेंट पैनल पे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चाबी की। यहाँ से गाड़ी लॉक हो जाती है, अनलॉक हो जाती है, काफ़ी काम का फीचर है। उसके बाद एक गोल डायल है, इससे हम वाकिफ़ हैं, लेकिन बढ़िया क्रोम का इस्तेमाल है। और स्क्रीन तो बिल्कुल ही नहीं है। इसमें आपको कितना पेट्रोल बचा है पता चल जाएगा, टाइम बता देती है आपको, ट्रिप मीटर्स हैं, ओडोमीटर तो है ही। और फिर ये ट्रिपर का अलग से डायल दिया हुआ है, बहुत काम की चीज़ है। हमने मीटियोर में भी देखी थी। अच्छी बात है कि यहाँ ये पूरे पैनल का हिस्सा है, अलग से एक डायल नहीं है। मुझे ये डिज़ाइन बेहतर लगा। जैसे मैंने बोला, बहुत काम की चीज़ है। आप लंबे सफ़र पर जाते हैं, आपको रास्ते नहीं पता हैं, गूगल मैप्स के ज़रिए अपने फ़ोन से कनेक्ट करिए और बिल्कुल सटीक जानकारी आपकी स्क्रीन पे आती है। कितनी देर बाद कहाँ मुड़ना है, सब कुछ आपकी स्क्रीन पे सामने आ जाएगा। वाकई में बहुत काम की चीज़ है। लेकिन गियर इंडिकेटर और डिस्टेंस टू एम्प्टी की रीडिंग आपको यहाँ नहीं मिलेगी। डिज़ाइन काफ़ी हद तक पहले जैसा ही है, लेकिन साइड पैनल्स, सीट, लाइट्स और मड गार्ड्स बदल गए हैं। हैंडल बार के बटन मीटियोर 350 से लिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। कंपनी का हमेशा एक ट्रेडमार्क थंब रहा है, एक जानी पहचानी आवाज़ जिससे आप सदियों से वाकिफ़ हैं, जिसको कई सारे ग्राहक पसंद करते हैं और उसका एहसास यहाँ बरकरार है। तो क्लासिक में देखे गए बहुत सारे बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव तो इसका इंजन ही है। बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल नई चैसी है, तो आपका बिल्कुल अलग एहसास मिलेगा इस बाइक को चलाने का अगर आप इसको कंपेयर करें पिछली क्लासिक के साथ। इस इंजन को हम मीटियोर पे भी देख चुके हैं। J सीरीज़ का इंजन इसे कहा जाता है। 350 सीसी का इंजन है, करीब 20.2 bhp ताकत है और 27 Nm पीक टॉर्क है। तो आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, और आंकड़ों को हटा दें तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव इंजन भी है और काफ़ी रिफाइंड इंजन भी है। तो वाइब्रेशंस काफ़ी कम है और चलाने का जो मज़ा है वो और बेटर हो गया है अगर आप पिछली क्लासिक से इसको कंपेयर करते हैं। अगर आप पिछले कई सालों से क्लासिक चला रहे हैं और उसके बाद अगर आप इस नई क्लासिक को चलाएंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। नई क्लासिक 350 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर सबसे मज़ेदार अनुभव देती है, लेकिन 100 से कुछ ऊपर भी इसे कोई ख़ास परेशानी नहीं होती। इसका मतलब है कि भारतीय सड़कों पर परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ विदेशी बाज़ारों में खुली सड़कों पर बाइक टॉप एंड पर कमज़ोर लगेगी। तो अहम चीज़ें हैं राइड और हैंडलिंग। तो पहले बात करते हैं सस्पेंशन की, वो भी बेटर हो गया है इस बाइक में। जो पिछला सस्पेंशन है 6 स्टेप में उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने आराम के हिसाब से आप उसको सेट करिए। ज़्यादा आरामदेह सवारी चाहिए या थोड़ी सख्त सवारी चाहिए, दोनों आपको इस बाइक पे मिल जाएंगी आपकी पसंद या सड़क के हिसाब से। उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ ये हुई है कि इसमें टायर कुछ बदल गए हैं पिछली बाइक के मुकाबले। तो साइज़ तो सेम ही है लेकिन चौड़े हो गए हैं दोनों टायर। उससे ये होता है कि थोड़ी अच्छी हैंडलिंग मिल जाती है, बेहतर पकड़ मिल जाती है, और इसकी वजह से आपको ज़्यादा भरोसा मिल जाता है इस बाइक को चलाने का। हाई स्पीड्स पर भी, मोड़ पर भी
आपको लगता है कि आप इसको अच्छे से हर तरह की चैलेंज से निकाल सकते हैं। खराब सड़कों पर भी नई क्लासिक 350 की राइड क्वालिटी आपको निराश नहीं करेगी। नई सस्पेंशन में अगले फोक थोड़े मोटे हैं और पीछे पहले से ज़्यादा ट्रैवल है, जिससे आपको बेहतर सवारी मिल जाएगी। डिस्क पहले से बड़े हैं और पिछला ब्रेक पेडल बदल गया है, फिर भी ब्रेकिंग में कुछ सुधार की गुंजाइश है। तो बाइक के लुक के साथ साथ रॉयल एनफील्ड आपके लुक पे भी काम करना चाहती है, इसलिए कई सारी राइडिंग गियर की रेंज कंपनी पेश कर रही है, पहले भी पेश करती आई है और टाइम से नई चीज़ें भी बाज़ार में आती रहती हैं। तो हमें इस बाइक के साथ टेस्ट करने के लिए नई जैकेट भी एक दी गई है, ये नया ओपन फेस हेलमेट भी है और ग्लव्स हैं, बफ है जो मैंने यहाँ पहना हुआ है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है। कंपनी का एम है कि एक बेहतर लुक ओवरऑल दिखे जब सवार बाइक की सवारी कर रहा हो, तो बाइक का अच्छे कलर्स और फिर सवारी के साथ अच्छी क्वालिटी के सारे मटेरियल, सारा गियर जो दिखने में भी अच्छे हैं और कंपनी की तरफ से आते हैं। तो आप कंपनी की साइट पर जाके इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, वहीं आपको इन सब की कीमतों का भी सही अंदाज़ा मिल जाएगा। रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 को कई तरह से बेहतर बना दिया है। इसकी परफॉर्मेंस शानदार है, बाइक पहले से ज़्यादा ठोस लगती है और कहीं ज़्यादा रंग विकल्प भी हैं। नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 तकरीबन हर तरह से एक नई बाइक और हर तरह से पहले से बेहतर। मेरे हिसाब से ये ना सिर्फ आपकी हर उम्मीद पर खरी उतरेगी, बल्कि एक नए तरह के ग्राहक को रॉयल एनफील्ड ब्रांड की तरफ ज़रूर खींचेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है रफ्तार रीबूटेड पे। और अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 718 केमैन GT4 की ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो आपको किस तरह का एहसास मिलेगा। यहाँ है एक 4 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 6 सिलेंडर हैं और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है। 414 bhp की मैक्सिमम ताकत है और 420 Nm पीक टॉर्क मिलता है। 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में कार को लगते हैं 4.4 सेकेंड और टॉप स्पीड है 304 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब बात एक ऐसी बाइक की जो इतनी तेज़ तो नहीं है लेकिन बहुत नई बाज़ार में लॉन्च हुई है, वो है यामाहा FZX। FZ सीरीज़ की सबसे नई बाइक है, कई तरह के चेंजेस हैं। प्रीतम ने की बाइक की टेस्ट राइड। मिलिए यामाहा की सबसे ताज़ा मोटरसाइकिल FZX से। एक तरह की नियो रेट्रो स्क्रैम्बलर स्टाइल प्रीमियम मोटरसाइकिल जिसे खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया है। रोजाना इस्तेमाल के लिए बहुमुखी मोटरसाइकिल की तलाश करने वाले ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पेश। हल्की, ईंधन बचाने वाली, आसानी से चलाई जा सकने वाली और कच्चे रास्तों पर मजबूत मोटरसाइकिल। इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि पैसेंजर कार सेगमेंट में आपने देखा ही होगा, ग्राहक आजकल क्रॉसओवर्स या एसयूवीज पसंद करते हैं, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज, फुल 4x4s। वैसा ही मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी एडवेंचर चाहिए लोगों को, एडीवीज चाहिए, और वही है यामाहा FZX। लेकिन ये एक फुल स्केल एडीवी नहीं है, ना ही ये एक ऑफ रोड बाइक है। ये इसको हम कह लेंगे क्रॉसओवर। बेसिकली ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है, लेकिन इसका राइडिंग पोजीशन थोड़ा कंफर्टेबल है। ब्लॉक पैटर्न टायर्स है ताकि आप टूटे फूटे सड़क पे जा सकते हो। एक इंजन सम गार्ड भी है ताकि टूटे फूटे सड़क में इंजन को डैमेज ना होए। यही है यामाहा FZX। लेकिन देखना यह है कि ये कितना कामयाब होगी मार्केट में। तो यहाँ आपको यामाहा FZX के साथ मिलती है नियो रेट्रो स्टाइलिंग। बाइक की डिज़ाइन यामाहा XSR 155 से प्रेरित नज़र आ रही है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ बाज़ारों में बेचा जाता है। ये बाइक R15 पर आधारित है, लेकिन भारत में बनी FZX ज़्यादा किफ़ायती और काफ़ी मशहूर 150 सीसी यामाहा FZ सीरीज़ पर आधारित है। यहाँ तक कि बाइक का इंजन, शैसी, सस्पेंशन और पुर्जे FZ से लिए गए हैं। लेकिन जो बदलाव हुए हैं वो अलग डिज़ाइन और बॉडी में देखने को मिले हैं।
बाइक का गोल हेडलाइट LED है जो LED डे टाइम रनिंग लाइट से घिरा हुआ है। फ्यूल टैंक पर लंबे श्राउड्स दिए गए हैं जो बाइक के निचले हिस्से तक जाते हैं। दिखने में ये रेडिएटर श्राउड्स जैसे हैं, लेकिन यहाँ इंजन जो है एयर कूल्ड मिला है और सीट सिंगल पीस में सीढ़ीदार डिज़ाइन वाली है, जिसके साथ औसत दिखने वाले ग्रैब रेल और छोटे आकार के LED टेल लाइट्स दिए गए हैं। FZX का डिज़ाइन काफ़ी अलग सा है। आप में से किसी को शायद बहुत पसंद आया है, किसी को बिल्कुल पसंद आया है। मेरे लिए फ्रंट हाफ फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन पीछे का जो सेकेंड हाफ है वो मैच नहीं होता ओवरऑल डिज़ाइन के साथ। ये इनकम्प्लीट लगता है डिज़ाइन के मामले में। और इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। टॉप स्पेक वेरिएंट में यामाहा कनेक्ट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ऐप भी है एक, लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ट्रिप मीटर्स है, ओडोमीटर्स है, गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है। डिस्टेंस टू एम्प्टी रीडिंग अगर होता तो आपको पता चलता कि कितने पेट्रोल में कितना जा सकते हैं, वो अच्छा रहता। एक और प्रॉब्लम है मेरे लिए, जब फ्यूल डालने जाओगे आप तो इसको आपको हाथ में पकड़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसका एग्जॉस्ट का साउंड काफ़ी अच्छा है, बहुत लोगों को पसंद आएगा। बाइक का प्रदर्शन जाना पहचाना है। इंजन स्मूथ है और दिशा बदलते समय शैसी आपको भरोसेमंद अनुभव देता है। ये सब इसकी खासियत है, लेकिन जो FZX की क्षमता को बांधता है वो है इसका टॉप एंड प्रदर्शन। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तक आपको बाइक बहुत अच्छी लगेगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंचने में सपाट और लंबी सड़क लगेगी और पीछे की ओर से चलने वाली हवा की ज़रूरत भी आपको होगी। इसके अलावा 8000 RPM के बाद इंजन भी नाखुश नज़र आने लगता है। बाइक की राइड क्वालिटी अच्छी है, जो ना तो ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नाजुक। इसके अलावा शहरी रास्तों पर लंबे समय तक चलाने के लिए बाइक काफ़ी आरामदायक है, लेकिन इसका प्रदर्शन कुछ कम दमदार है, जिसके चलते लंबी दूरी तय करने के हिसाब से या राइडिंग करने के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। FZX का आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हट के अलग सा है इस सेगमेंट में। और ये क्रॉसओवर नया डिज़ाइन जो है, शायद FZX शुरू करेगी एक नया दौर 150-200 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में। जैसे कि पहला यामाहा FZ16 2008 में स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन लेके आई थी, वो ट्रेंड बन गई है 150-160 सीसी सेगमेंट में। लेकिन डिज़ाइन फिर भी सबको पसंद नहीं आ सकती है और ये मुझे तो थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। फर्स्ट हाफ इज़ ओके, सेकेंड हाफ मुझे अच्छा नहीं लगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको फिर भी compete करना पड़ेगा TVS Apache RTR 164V, Suzuki Gixxer 155 और Hero Extreme 160R जैसी बाइकों से, जो लगभग सेम प्राइस ब्रैकेट में है। यामाहा FZX की कीमत 1,17,000 रुपये से कुछ कम है, जो बेस वेरिएंट के लिए है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यामाहा कनेक्ट ऐप के साथ आने वाले टॉप मॉडल के लिए आपको करीब 1,22,000 रुपये अदा करने होंगे। इस कीमत के साथ यामाहा FZX के टॉप मॉडल का मुकाबला 200 सीसी रेंज की बाइक से हो रहा है, जो डायनामिक्स और प्रदर्शन के मामले में से काफ़ी आगे हैं। हमारे हिसाब से इस मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए ये कीमत अब भी वाजिब है, क्योंकि ये अब भी एक ख़ास बाइक बनी हुई है, जैसे कि एक दशक से भी ज़्यादा पहले यामाहा FZ16 हुआ करती थी। तो आज के शो में बस इतना ही। हमें ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको नई Porsche 718 Cayman GT4 और कैसी लगी आज की दोनों मोटरसाइकिल्स हमने आपको दिखाई, यामाहा FZX और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कारें बाइक हिंदी, हमें ज़रूर लिखिए और बताइए। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई कार्स और बाइक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, कार्स में सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए और बाइक्स और स्कूटर्स पे हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूलिए।